नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कविंद्र सचान। दिल्ली में 2 दिन तक चले राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन का रविवार को समापन हो गया। 2 दिन तक कई अहम मसलों पर हुए अलग अलग सत्रों में जनप्रतिनिधियों ने खोलकर मन की बात रखी। विधायकों का मानना था कि ऐसे सम्मेलन उनके लिए काफी उपयोगी हैं और उसके लिए एक मजबूत सांगठनिक तंत्र बनना चाहिए। राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान विकास प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों की भूमिका और विकास में संसाधनों के बेहतर उपयोग और योजनाओं में जन भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। 2 दिन चले कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा, सुरेश प्रभु, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई दिग्गज नेताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में हम समझेंगे कि असल में जो यहाँ पर मकसद था उसे आगे ले जाने की जरूरत है, उसे कैसे जमीन पर उतारा जाएगा और जो साझा किए गए हैं अनुभव, उसके जरिए विकास में कितनी बड़ी रोल जनप्रतिनिधियों का होने जा रहा है और जन भागीदारी को कैसे बढ़ाने के प्रयास होंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको सुनाते हैं कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू साहब ने समापन भाषण जो हुआ उसमें उन्होंने कुछ अहम बातें कही हैं। उन्होंने क्या फोकस किया, आइए सुनते हैं। Slogan should be shouted outside, not inside. Placards, banners for outside, not inside. This has to be understood by all. Any effort to interrupt the address of the president or the governor is not going to help us. The rules are not for the speaker. Rules are not for the chairman. Rules are for all of us. That's why when someone asked me, sir, how are you? What are you going to do? I said, my cooperation depends on their operation, otherwise there will be separation. Political class has made the people to think that everything will be done by the government. सब काम सरकार करेगा, हम बेकार बैठे तो चलेगा। ये माइंडसेट आया। ये माइंडसेट देश के हित में नहीं है। People should participate. People's representatives should motivate these people to join the program. Then only they will be able to succeed in their missions. और 2 दिन तक चले इस सम्मेलन के पहले दिन उद्घाटन भाषण में विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही। आइए सुनते हैं उनका फोकस क्या था। कोई राजनीतिक रंग न दिए बिना उसका हुआ मेरा नहीं हुआ उस भाव को छोड़ करके हम सब मिल करके 1 साल, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं दोस्तों, 1 साल, अगर 1 साल हम कर लग जाएं और ये अगर पैरामीटर बदल जाए तो आपके राज्य के पैरामीटर्स बदल जाएंगे, देश का चित्र बदल जाएगा। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दुनिया में हम 130-131 नंबर पर खड़े हैं। आज विश्व में भारत के अगर जिस प्रकार का आशा अपेक्षाएं बनी हैं, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की दृष्टि से उसको अगर हम अपना इंप्रूवमेंट करते हैं और ये 115 डिस्ट्रिक्ट में इंप्रूवमेंट होगा तो देश का इंप्रूवमेंट अपने आप होने वाला है। एक डिस्ट्रिक्ट फला फूला है, बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन दूसरा डिस्ट्रिक्ट पीछे रह गया है। क्या सामाजिक न्याय की बात करने में हमारी ये बाध्यता नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट भी तो कम से कम बराबरी में तो आए? अगर एक डिस्ट्रिक्ट आगे गया है, उसी संसाधन मौजूद होने के बाद भी दूसरा पीछे रह गया है, मतलब संसाधन इश्यू नहीं है, शायद गवर्नेंस इज इश्यू, लीडरशिप इज इश्यू, कोऑर्डिनेशन इज इश्यू, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इज इश्यू। और इसके साथ ही साथ आज वित्त मंत्री ने बहुत अहम बातें कही संसाधनों के लिहाज से और सदन के अंदर चर्चा को लेकर। आइए सुनते उन्होंने क्या कहा। कि जो वित्तीय अधिकार हैं उसके ऊपर एक क्लियर डिवीजन है और कोई अगर आपको संसद में या विधानसभा में किसी भी दल का हो यह कहे कि उस राज्य को ज्यादा मिल गया, मेरे राज्य को कम मिला, तो इसको प्रचार प्रोपेगेंडा मान लीजिए। किसी भी सरकार के पास अब यह अधिकार नहीं है। हर एक को 42% मिलना ही है। भाषण देते वक्त संसद में या विधानसभा में to concentrate on issues and not on persons. मुझे लगता है कि इस गरिमा को भारत की संसदीय व्यवस्था में वापस लाने की बहुत आवश्यकता है। हमने सुना वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को और समारोह के समापन के मौके पर स्पीकर सुमित्रा महाजन जी ने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। और फिर हमारे सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के
सबका एक एक चीज़ में सहयोग। मैं सबको नहीं खड़ा करूंगी, मगर इनकी टीम, हमारी लोकसभा टीवी की टीम, राज्यसभा टीवी की टीम, मगर एक बात और अगर मैं बोलूँ, ये सबकी मेहनत है। ये हमारे विचार सबके एक समान हो, भारत के लिए, भारत के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए एक विचार से हम काम करें। ये उद्देश्य केवल इसका इतना ही है और ये उद्देश्य अभी सफल होना है। और हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, जिनसे हमारे साथ के गीता हैं, सांसद हैं और आंध्र प्रदेश से आप आती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसकी फाउंडर मेंबर भी हैं। अमित मंडल से हमारे साथ हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, झारखंड से आप आते हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे सहयोगी अरविंद कुमार सिंह हैं जो लगातार 2 दिन तक इस सम्मेलन को कवर कर रहे थे और समझ रहे थे कि असल में क्या कुछ यहाँ से निकलने जा रहा है। गीता जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि फोकस जिस तरीके से दिख रहा है, चाहे वो विधानसभाएं हों, राज्य सरकारें हों या केंद्र, देश को कैसे विकसित करना है, कैसे डेवलप्ड बनाना है, और जो चिंता है वो 115 जिलों को लेकर है जो कि पिछड़े हैं। पीएम ने कहा है कि असल में इसको बदलने की ज़रूरत है। यंग यहाँ पर जो आईएएस ऑफिसर्स या दूसरे तरह के ऑफिसर्स, उनको लाने की ज़रूरत है। इसे आप कैसे देखती हैं और कैसे बदलने की कवायद होगी? First of all, I would like to say this is a historic moment in the country because there was never a platform for the legislators to come and debate here. And what all we took away from this conference is a great philosophy and a great ideology for the development of the nation. It's a combined effort that we have to put in, and whatever the Prime Minister has emphasized upon regarding the cooperation, the endpoint delivery mechanism, I 100% agree that the officers, the bureaucrats, basically the collectors who are actually in the districts have a very huge role to play, because bureaucrats normally they don't coordinate properly with the legislators or the members who are representing the particular population. So until that coordination exists between the authorities as well as the legislators, endpoint delivery mechanism will be very, very difficult. So good governance, we have to give good governance to the people of the nation, irrespective cutting across party lines. And these 115 districts which have been identified as inspirational districts, and it is very important that PM doesn't want to, Prime Minister has made an emphasis that he doesn't want to call this as backward districts. He said it is inspirational districts, so that it is actually going to be an inspiration, and we are going to focus on these districts because to give a level playing to the other districts. So it is a very good idea, and Niti Aayog has also come up with so many presentations when it comes to the development of these districts as well as the other districts, because the other legislatures were also concerned, is it only about 115 districts we are here? But no, it is about the comprehensive development of the country, the comprehensive development as well as focus on this 115 districts. I do agree that unless there is proper coordination and cooperation between the officials and the legislators, and we need dynamic officers to lead these districts, it is dream, very distant dream. अमित जी, जैसे कि कहा गीता जी ने बहुत कि यंग जो मैं कहूँ कि ब्लड है, उसकी ज़रूरत है कि कैसे इफेक्टिव तरीके से तमाम जो स्कीम्स, योजना सरकार की, उनको ज़मीन पर उतारा जाए, और जो जन प्रतिनिधि हैं उनके सहयोग के साथ, उनके सुपरविजन के साथ। तो क्या ये माना जाए कि जैसा कि गुड गवर्नेंस एक बड़ी चुनौती है, संसाधन की कमी नहीं है, जिसके बारे में लगातार बात होती है कि शायद संसाधन कम है, क्या ये हकीकत है? मैं गोड्डा से आता हूं, जो झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, अति पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वन ऑफ द एस्पिरेशंस डिस्ट्रिक्ट है। मैं नया विधायक बन के आया हूं, तो मेरी भी महत्वाकांक्षा होती है, मेरी भी ये इच्छा होती है कि गोड्डा को ऊपर के पायदान में देखें। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो गवर्नेंस जो लोकल लेवल में होना चाहिए वो ना कहीं ढीला पड़ जाता है, जिसके कारण जो ऊपर की पॉलिसीज़ है वो नीचे धरातल आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती है। मुझे लगता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वहां पे अगर अपनी भागीदारी अच्छी तरह से निभाएं, प्लस जनप्रतिनिधि जो हैं वो सेंसिटिव होकर काम करें, लोगों की आकांक्षा अपेक्षाओं को देखें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो हम लोगों का सपना है भारत को एक विकसित देश बनाने का, विकसित राज्य कंट्री बनाने का, वो कहीं ना कहीं फिर पूरा होता हुआ दिखता है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे अगर मैकेनिज्म ठीक तरह से काम नहीं करता है, गवर्नेंस ठीक तरह से काम नहीं करता है, तो जितनी भी योजनाएं ऊपर ले आए वो धरातल में नहीं पहुँच पाती है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि DC को इन कंजेशन विद जनप्रतिनिधि को काम करना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि ये जो 115 ऑड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको हम ऊपर आने वाले दिन में देखेंगे। अरविंद जी, क्योंकि इसमें एक बड़ी चर्चा ये रही कि जहां पर यंग ऑफिसर्स हैं वहां पर हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, और
एक तरीके से इसे अगर दूसरे तरीके से कहूँ कि क्या यंग ऑफिसर्स को अब जो जिले पिछड़े हैं, जहां पर समस्याएं ज़्यादा हैं, उनको वहां पर पोस्टिंग देने की ज़रूरत है, और दूसरा कि जनप्रतिनिधियों के साथ जो एक समन्वय की बात हो रही है वहां पर लगता है लैग करता रहा है सिस्टम, उसको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, मजबूत बनाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल कविंद्र जी, और जो पूरे सम्मेलन में जो एक बात उभरी है ना, वो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसको माइंडसेट उसके बदलने की ज़रूरत है। जो माइंडसेट है, और ये इस महीने में जैसे गीता जी ने कहा, ये अपने आप में मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत वर्षों से देख रहा हूँ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस होते हैं। हमारा जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है ये भी है, तो इस तरह के फोरम बहुत हैं। हमारा जो है पार्लियामेंट मेंबर्स के कई फोरम हैं। बेसिकली सभा संचालन और इससे जुड़े पक्षों पर बातचीत होती है, और उसके लिए है लेजिस्लेटर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज भी जो कॉमन आदमी है ना, वो संसद सदस्य और विधायक को सरकार मान के चलता है, वो चाहे जिस पार्टी के हों। कोई भी मसला होता है उनके पास आता है, जबकि ये है कि वो हैंडीकैप्ड होते हैं बहुत सारे मामलों में, क्योंकि हम लोग एक पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट के तौर पर देख रहे हैं कि उनकी अपनी सीमाएं हैं। अगर कोई जिलाधिकारी जनता की बात नहीं सुन रहा है, कलेक्टर भी अगर उसको, मेंबर पार्लियामेंट, लोकल एमएलए अगर वो सारी बातें कह रहा है, या कोई प्रायोरिटी पर योजना बना के दे रहा, नहीं शामिल कर रहा, तो मुझे लग रहा है कि ये सम्मेलन उस दिशा में एक बड़ा कदम है। न सिर्फ पिछड़े इलाकों की बात हो रही, जिसको गीता जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आकांक्षी जिले, बल्कि उन जिलों में जो जहां और ज़्यादा, क्योंकि जन आकांक्षाएँ बढ़ रही हैं, जो विकसित जिले भी जी माने जाते हैं, वहाँ भी लोग बेटर लाइफ चाहते हैं, वो ज़्यादा सुविधाएँ चाहते हैं। तो आज विकास की जो राजनीति का एक केंद्रीय एक भूमिका जो बन गई है, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सम्मेलन ये रहा कि जो नीति निर्माता थे और विधायक, इन्होंने आमने सामने बैठ के बात की और उसको समझा, और ये कहा कि साहब आप बना तो देते हैं, दिल्ली से योजनाएं चलती तो हैं, लेकिन हमारे इलाके तक नहीं पहुंच पाती हो। और उसके राह में सबसे बड़ा जो रोड़ा जो मैंने समझा कि नौकरशाही एक बड़ा रोड़ा होती है उसमें। तो मुझे लगता है कि इस सम्मेलन के बाद संभवतः राज्य सरकारें और वो, क्योंकि सुमित्रा जी की एक बड़ी खास बात यह है कि वो फॉलोअप भी करती हैं, वो सिर्फ सम्मेलन नहीं करती। और आप तो जैसे आप तो कोर ग्रुप में मेंबर भी रही, 18 लोग हैं जो मेंबर बनाए, उन्होंने पूरा ऐसे लोगों को काम दिया इस सम्मेलन के लिए, आप अंदाजा नहीं लगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी पिछले एक महीने में। यानी कि आगे क्या, तो मुझे लग रहा है फॉलोअप होगा, रीजनल कॉन्फ्रेंसेज होंगी, और इसका नतीजा जमीन पर आएगा। साल भर के अंदर बहुत कुछ बदला दिखेगा आपको। गीता जी, एक और जो बड़ा फैक्टर दिखता है जिसका जिक्र वाइस प्रेसिडेंट साहब ने किया है कि किसी भी स्कीम को लेकर जो लोगों का नज़रिया है उसे भी बदलने की ज़रूरत है। क्या वाकई हकीकत है कि जनता ये मान कर चलती है कि आप लोग हैं, यानी कि जनप्रतिनिधि और जो नुमाइंदे हैं सरकारी, वो सब कुछ कर देंगे और उसके रिजल्ट उनके सामने सीधे आ जाएंगे? कैसे इसे बदला जाएगा? क्या अप्रोच आपको लगता है जो होनी चाहिए? Before I comment on that, I would also like to make, because this is a platform where I would like to make one observation. Honorable Prime Minister has also emphasized that this 1 year let us work beyond party lines and see how we can develop the nation. So this is a very important aspect for all of us, because when it comes to the union government, we don't have a problem. Whoever is the MP, if they represent with the bureaucrat, their issues are being addressed to. But when it comes to the states, I believe not only in my state, in the other states also they'll have a problem. In the states, bureaucrats are also taking political sides, which is very difficult for a legislator to work, because only if you are in the government, or only if you are working, if you are a minister, they will consider you serious. Otherwise, in my example, I have to tell you, I have written thousands of letters which were never replied in the state government. लेकिन कई बार ब्यूरोक्रेसी ये भी कहती है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो एक्स्ट्रा दखल देने की कोशिश करते हैं। No, it is not about the extra. It is about the implementation of the schemes. It is about the rights and privileges of an MP. We are given a responsibility to ensure end-point delivery mechanism of whatever is the central government sponsor schemes. And every 3 months we are supposed to conduct a monitoring committee meeting, district level monitoring committee meeting, which is chaired by the MP, because she or he is responsible for the implementation or ensuring end-point delivery mechanism of the schemes. So whenever we question a particular thing, it means there is some problem in that, and it has to be mutually coordinated, and we have to address the issue so that the common people doesn't suffer. It is for us to see that this money or this advantage, this welfare activity goes to the common man.
So the entire focus is on development. The entire focus is on development of the comprehensive development of the country as well as the constituency. So this is very important. So this is one more thing, I have actually raised it in the union government also, and this is one more thing. Because of this, I feel that bureaucrats also should be sensitized to work non-partisan, because they are not, they should not be allowed to. Because I was a bureaucrat before I came into politics. I was a deputy collector, and I was 2009 IAS, but I resigned my service and I came into politics. So I know the responsibility as a bureaucrat is much more than what is happening today. So they are just taking the sides and thinking that they are safe in their post and they don't need to move, so they don't need to oblige anybody. That is one more thing which is affecting. And regarding what the Vice President, Honorable Vice President has quoted, I do fully agree that development is only possible when everybody, I mean the people inclusive governance takes place. It is not, the people's attitude also has to change, and slowly it is changing also. We see a lot of places people are coming forward and saying, we are there for development, madam, you tell us what to do, we are voluntarily ready to do. So there is a change in attitude, and there has to be change in attitude, and I feel the village as a grassroots administration should give more emphasis to the development than the people who are sitting otherwise, because village as a grassroots, the 3-tier administration gives all importance to the Gram Panchayats. Right. So Gram Panchayats should always be sensitized, and people inclusive governance will definitely yield good results. अमित जी, जो बात गीता जी ने कही है, क्योंकि वो एक सरकारी कर्मचारी भी रही हैं और उस लेवल को उन्होंने देखा है, ये सच्चाई के करीब जो बात दिखती है। लेकिन कहीं जो एक और अहम बात आती है कि सत्ता या फिर संसाधनों की भागीदारी की जब बात आती है, प्राइस सिस्टम की बात करते हैं, ग्राम पंचायतों से लेकर ऊपर तक रिजर्वेशन की बात हो रही है, महिलाएं जहां जहां आगे आई हैं, स्थिति बदली है। क्या हमें ज़रूरत है उसे और आगे ले जाने की, संसद तक ले जाने की? जिस कोटे की बात हो रही है, मिनिमम जो सपोर्ट की बात हो रही है, उस दिशा में वो तस्वीर को बदलेगा और इन्हेंस करेगा? देखिए, रिजर्वेशन कभी भी आता है तो किसी न किसी व्यक्ति विशेष को वर्ग को देखते हुए नहीं आता है। वो आता है तो पूरे सिस्टम को अपलिफ्ट करने की बातों को देख के आता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें लगता है कि विमेन अपलिफ्टमेंट की अगर हम बात करें या विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो उसकी दिशा में हम लोगों को स्टेप्स लेना पड़ेगा। अगर हम लोग आदिवासियों के उत्थान को बात करते हैं तो उसकी दिशा में हम लोगों को स्टेप्स लेना पड़ेगा, चाहे वो रिजर्वेशन से हो, चाहे उसके थ्रू जो पॉलिसीज़ हम लाते हैं ग्राउंड लेवल पे उसकी बात करें। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है वो है इनोवेशन की। जब तक इनोवेशन भारत में नहीं होगा, जब तक यहाँ पे रिसर्च नहीं होगा, जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, तो हम लोग जो कहते हैं कि कम संसाधनों में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के हम अधिक ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, वो नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि आज की स्थिति परिस्थिति में हम लोगों को इफेक्टिव और एफिशिएंट पॉलिसीज़ देने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, और अपने दिमाग को थोड़ा इनोवेटिव तरीके से सोचने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लिमिट संसाधनों में हम अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। अरविंद जी, एक और बड़ी मैं कहूँ कि परेशानी या फिर चिंता की बात रही है, जो कि हमने संसद से लेकर विधानसभा में देखी, जिसका जिक्र 2 दिन के इस सम्मेलन में भी दिखा। वो है कि कैसे जो बहस या चर्चाएं हैं सदनों में, अलग अलग राज्यों में या फिर विधानसभाओं में, उसको और फ्रूटफुल कैसा और उसके नतीजा परक बनाया जाए। कहा ही जा रहा है, जो आज चिंताई एफएम की बात करें या फिर हमने स्पीकर साहिबा को देखा या प्रधानमंत्री ने भी, तथ्यों से परे, तथ्यों से अलग कई बार चर्चाएं होती हैं, भ्रामक तथ्यों के जरिए चर्चा को बढ़ाया जाता है, और वहाँ पर इंडिविजुअल बड़े इश्यूज या कंट्री की बजाय इंडिविजुअल पर फोकस होती है, जो कि डिरेल कर देती है सब। नहीं, ये बात सही है कविंद्र जी। देखिए, ये जो 2 दिन की चर्चाएं हुई हैं, उसमें मैं तो कहूँगा कि जो शुरू से जो पहला सत्र से लेके और जो कल अलग अलग इन कैमरा बैठकें जो हुई, वो सारी बैठकें एजेंडे को लेके रहीं। लेकिन ये जो है, जो आखिरी जिसको विदाई सत्र कहते हैं हम, उसमें ये बात प्रमुखता से आई है कि ये जो विधानमंडलों का जो संचालन है, उसमें उपराष्ट्रपति जी ने ये बात भी कही कि पहले संसद भी ढंग से चलनी चाहिए, उसके काम के दिन ज़्यादा होने चाहिए। और ये पिछले सालों कई सालों से मैं देख रहा हूँ पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलनों में बात उठती है कि संसद 120 दिन से ज़्यादा चले और राज्यों के विधानमंडल कम से कम 60 दिन चलें। तो ये जो है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण एक रेजोल्यूशन जो कि हमारी आज़ादी के 50वें साल पर 1997 में लिया गया था, वो लिया गया था कि सदनों का संचालन ढंग से हो, व्यवधान या बाधाएं नहीं हों। उसके अलावा राष्ट्रपति या जो है राज्यपालों के अभिभाषण के समय जो अवरोध होता है वो नहीं हो, और सभाएं ढंग से काम करें। बेसिकली बुनियादी तौर पर संसद की गरिमा और विधानमंडलों की गरिमा बनी रहे। मैंने पहली बार ये देखा काफ़ी दिनों के बाद एक ऐसा सम्मेलन
जिसमें राजनीति से अलग हट के चर्चाएं हुई, जबकि सारे राजनीतिक दल के लोग भागीदार थे उसमें। इवन अभी भी अभी कुछ दिन पहले जो पटना में CPA इंडिया चैप्टर की जो मीटिंग हुई है, उसमें भी एक पार्टी ने हंगामा किया जो है उसके इनॉग्रल में। तो ये पहली बार ऐसा हुआ जिसमें राजनीति से अलग हट करके सारी पार्टियों के लोगों ने मिल बैठ करके ये तय करने की कोशिश की कि डेवलपमेंट की ये पूरी प्रक्रिया है, उसमें संसाधन का सवाल हो या नीचे के लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन का सवाल हो या बाकी और सवाल हो, उससे लेकर के हमारे सदन का संचालन कैसे हो, हमारा आचरण कैसा हो। सबसे जो महत्वपूर्ण बात उपराष्ट्रपति जी ने जो कही है, जो मैं मानता हूँ, और खुद प्रधानमंत्री ने भी कही है उस बात को, कि अगर हम एक जनप्रतिनिधि के तौर पर लोग रोल मॉडल मान के चलते हैं, लोगों का ये मानना है कि हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, बिल्कुल ये हमारे मतलब प्रतीक हैं हमारे संसदीय आचरण के, तो इनका आचरण कैसा होगा। इसीलिए उपराष्ट्रपति जी का कहना था कि आपका आचरण अगर सही होगा तो आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। आपका व्यवहार अगर अच्छा होगा लोगों के प्रति तो आप बहुत चीज़ें बदल सकते हैं। तो व्यवहार और आचरण अच्छा होना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आखिरी सत्र था ये बड़ा अच्छा संकेतक है। मैं इसी पॉइंट पर चाहूँगा गीता जी को लाना कि जो आचरण की बात हो रही, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, इमेज बहुत ज़्यादा जिस तरीके के पिछले एक दशक में कहूँ कि विधानसभाओं या फिर संसद में तस्वीर रही है, उससे इमेज पर एक बड़ा डेंट ज़रूर आया है, मानना पड़ेगा इसको। और इसको लेकर जो चिंता है स्पीकर महोदया की या फिर वाइस प्रेसिडेंट की, इवन प्रधानमंत्री की भी, इसे आप कैसे देखती हैं? और इसे दूर करने के लिए कहा जा रहा है कि जहाँ पर महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, आचरण में थोड़ा सुधार अपने आप हो सकता है। कितना बड़ा एक टूल हो सकता है? First of all, I would say that behavior of a legislator is being observed by everybody, and we are a role model for many of the people. So we have to mind our behavior. And I wanted to quote Venkaiah Naidu ji today when he has said, Vice President, Honorable Vice President has said, I believe in his childhood days, Advani ji has told him that ideal behavior is important than the ideology. So many a time we are lost in unproductive things, silly politics, which are actually a hindrance to the development. And we believe that agitations will bring us good results. And I am of the firm opinion agitations are always outside the house, not inside the house. I have never gone into the well till now. And I believe that Parliament is a place for discussions and debates, not for agitations. And we are being sent to this highest court of democracy to represent the people's will, and to there is no personal issues that have been to be raised in the Parliament. We have to ignore these personal issues and we have to concentrate on the public issues. And when it comes to the women representing, lifting up women, I don't agree with that word, because I am little into this women empowerment. I don't believe that women have to be empowered. Women are enough empowered. Women are gifted with lot of qualities, and I always believe that 50% space on this earth is occupied by women, and the other 50% is also brought up by the women. So most of the problems in this world are because of women. So we need to empower ourselves. We need to, whatever we are here today, I don't believe in reservations, because whatever we are here today, we are here after we have won against many successful women who are actually, who have held important positions. True. So it is not about the empowerment of women, it is about women empowering themselves. And I believe that someday definitely there will be a we will come to a consciousness, and we will definitely 100% encourage the other women who are interested in politics, because women to come into politics or any other field, it always needs the encouragement of the family and the backing of the family as well as the society which they are in. Okay. So I believe that women empowerment is not a big subject and also a big subject in one contest. लेकिन महिलाओं में जो गरीबी है, शिक्षा, असमानता, इसको दूर करने की जरूरत है. yes. एक आखिरी कमेंट अमित जी, क्योंकि जब चर्चा की बात होती है और आप लोगों की इमेज की बात होती है, ये फैक्ट है, कड़वा सच है कि उस पर डेंट लगा है, लेकिन जैसा कि कहा गीता जी ने कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. लेकिन क्या मीडिया का रोल आपको लगता है, क्योंकि चर्चा क्या होगी कई बार मीडिया भी ये तय करता है. छोटे मुद्दे, इंडिविजुअल मुद्दों को मीडिया में तरजीह मिलती है और उसी को फोकस करते हुए कई बार चर्चा भटक जाती है. कैसे से आप देखते हैं और कैसे इसे रोका जा सकता है? नहीं, देखिए, ये कमोवेश झारखंड में भी यही स्थिति बनी हुई है.
वहाँ पे भी जब विधानसभा चल रही है, अनफॉर्चुनेटली मैं 2 साल से वहाँ विधायक हूँ, एक बार भी मैंने विधानसभा को वहाँ पे चलते नहीं देखा जाता। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मीडिया का भी रोल इसमें काफ़ी अहम आता है। आपको ये बताना पड़ेगा मीडिया के माध्यम से कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और किसकी यहाँ पे गलती आ रही है। वहाँ पे कहीं बायसनेस नहीं आनी चाहिए और छोटी छोटी मुद्दों पे कभी ना कहीं मीडिया फंस जाता है, जिसके कारण वो बड़ा जो पिक्चर होता है, बड़ा जो मुद्दा होता है, वो उसको टेकअप नहीं कर पाता। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मीडिया को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लेनी चाहिए, क्योंकि मीडिया की जो रीच है वो जनता तक है और जनता को स्पष्ट ये पता होना चाहिए कि विधायक का रोल क्या है, एक MP का रोल क्या है। और जब तक मीडिया इस काम को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से नहीं करेगा तो मुझे लगता है जनता बाय एंड लार्ज इग्नोरेंट रह जाती है। तो मीडिया की मैच्योरिटी भी यहाँ बहुत मायने रखती है। अरविंद जी का आखिरी कमेंट, वाकई क्या मीडिया सिर्फ नेगेटिव खबरों को या नेगेटिज्म को बढ़ाने के लिए ही कोशिश करता है, उनको दिखाता है, और इसीलिए जो सकारात्मक चर्चाएं, बहस होती हैं उस पर फोकस न मीडिया करता है और उसके चलते शायद जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी शायद डिफोकस होते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कविंद्र जी, मैं तो करीब 89 से पार्लियामेंट को देख रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा मैंने। अब जो धीरे धीरे करके क्या मीडिया एक अच्छी डिबेट्स को कभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आता। मैंने बहुत सारे ऐसे डिबेट देखे हैं। इवन खुद जब उपराष्ट्रपति जी जब सभापति राज्यसभा बन के आए, ज्वाइन किया उन्होंने, उस समय उन्होंने पहली बार कहा था कि मैंने रूरल डेवलपमेंट पर एक बहुत शानदार एग्रीकल्चर पर उन्होंने डिबेट में हिस्सा लिया, उन्होंने इनिशिएट किया था उस चर्चा को, और अगले दिन उन्होंने अखबारों में देखा कि कहीं एक लाइन की कोई खबर नहीं थी। तो ये मीडिया का ये भी काम है कि अगर कोई अच्छी चर्चा हो रही है सदन के अंदर तो बेसिकली उसको उठाए, लेकिन ये वो नकारात्मक चीज़ों को तो उठाता है। अगर कोई छोटी सी घटना हो जाए, हाथापाई की हो जाए, कहीं कोई मतलब कागज़ फाड़ के फेंक दे, कोई और नेगेटिव चीज़ हो जाए तो वो आप बैनर हेडलाइन बनेगी, लेकिन कभी डिबेट आजकल हेडलाइन नहीं बनती। जबकि मैंने अपने आंखों से देखा कि ऐसा डिबेट भी हेडलाइन बनी है, बिल्कुल बनती नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये टोटल नेगेटिविटी, ये जो है लोगों के बारे में जनप्रति, क्योंकि सवाल सिर्फ इसका नहीं है, सवाल है कि आप अपने हाईएस्ट संस्था के बारे में उसकी नेगेटिव इमेज बना के लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अरविंद जी, वक्त की कमी, लेकिन बहुत अहम बात जो आपने कही और खासकर अमित जी ने कहा कि असल में जिस तरीके से देश में माहौल है उसमें जनप्रतिनिधि विकास को आखिरी पायदान पर खड़े शख्स तक पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है। स्थानीय सिस्टम उसके साथ कैसे समन्वय करता है, ये इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, और मीडिया को जो सकारात्मक चर्चा है उसको बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि देश में संपन्नता, विकास का जो माहौल है, भाईचारे का माहौल है, वो तेजी के साथ वो बढ़े, शांति की ओर। फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।